नमस्कार प्यारे दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार वितंकित में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्त, आज आपकी एमसीक्यू की क्लास होने वाली है और आज आपके दो सबसे बड़े चैप्टर, जैसे मानव जीवन में जो रसायन वाला था, कैटलिस्ट वाले थे, उन दो चैप्टर्स के प्रश्न होने वाले हैं। आपके कौन कौन से चैप्टर मैं करवा चुका हूं, एक बार आपके माइंड में मैं ब्रीफिंग कर देता हूं, ताकि आपके माइंड में ये चीज नहीं रहो कि सर हमारे कौन कौन से चैप्टर ड्यू हैं। ठीक है, उसके बाद हम एमसीक्यू वगैरह सारे कर लेंगे। एक टॉपिक है आपका, मैंने इस केमिकल चैप्टर के अंदर, रसायन के अंदर आपको क्या क्या कराया। इसमें तीन तरह के टॉपिक हमने पढ़े। ठीक है, रसायन के व्यावसायिक उपयोग, ठीक है, रसायन के व्यावसायिक उपयोग, एक ये चैप्टर था आपका, ये इसमें पूरा हो गया। ठीक है, रोजमर्रा के जीवन में रसायन, एक ये चैप्टर पूरा हो गया आपका। और एक और था रसायन के आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले केमिकल। आमतौर पर प्रयोग होने वाले रसायन, तीन। ठीक है, इसमें जो मैंने पहले केमिस्ट्री करा रखी है उसमें मानव जीवन में रसायन भी कर लेना। तो आपका ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर एक टॉपिक में आपका जो पहले करवा चुका हूं, नंबर 4 उत्प्रेरक, जो आपके सिलेबस के हिसाब से बता रहा हूं। फिर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ये हो चुका है। ठीक है, और आपका एक टॉपिक अम्ल, क्षार और लवण हो चुका है। मैं यहां पर कल जो टॉपिक होगा आपका, ठीक है, उसमें दो एसिड को डिटेल से पढ़ाऊंगा, एक HCl को, एक H2SO4 को, क्योंकि ये आपके सिलेबस में थोड़े से विस्तृत रूप से पूछे गए। अब आपके जो टॉपिक बच गए हैं शेष, वो देख लो कौन कौन से बच रहे हैं। शेष में आपके क्या बच गए हैं, जो आपके टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग बच रहा है। नंबर एक बच रहा है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल। ठीक है, तो हम ये कल ये शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल की, वैद्युत रसायन की। ठीक है, एक टॉपिक आपका और बच रहा है रिएक्शन या प्रतिक्रिया। और एक में बचा है परमाणु संख्या एवं संकेत। एटॉमिक नंबर एंड सिंबल। तो अब आपके जो टॉपिक बचेंगे वो कौन कौन से बच रहे हैं। एक ये वाला बच रहा है भाई। ठीक है, हम कल इसकी शुरुआत कर रहे होंगे सुबह 11 बजे। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वही तो है, इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को ही इलेक्ट्रोकेमिकल कह सकते हो आप, एक ही बात है। ठीक है, तो ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है ना। उत्प्रेरक वाला पार्ट हो चुका है, भौतिक रासायनिक परिवर्तन हो चुके हैं, अम्ल क्षार लवण हो चुके हैं। अम्ल क्षार लवण में मैं आपको दो टॉपिक HCl और H2SO4 के नाम से एक बड़ा 1 घंटे की क्लास लूंगा, उसमें डिटेल से इसको पढ़ाऊंगा। आज जो हम क्लास करने वाले हैं वो NCERT बेस्ड होने वाली है। ठीक है, और इसमें आज आप क्या करेंगे, आप इन दो टॉपिक्स के, एक तो ये आपके केमिकल सारे के सारे, और एक कैटलिस्ट ये उत्प्रेरक, इस पर बेस्ड आपकी एक क्लास होने वाली है MCQ की आज। ठीक है, तो चलिए उसकी शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ बच गया था तो मैंने कहा था मैं स्लाइड ले लूंगा ताकि वो जल्दी खत्म हो जाए। एक रसायन होता है जिसे हम क्या कहते हैं दोस्त, याद रखिएगा, यूरोट्रोपिन कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, यूरोट्रोपिन। नाम से ऐसा लग रहा है कि जैसे यूरिन में पाया जाता होगा। कहां पाया जाता होगा, यूरिन के अंदर पाया जाता होगा, इसे यूरोट्रोपिन कहते हैं।
इसी का नाम है हेक्सामेथिलीन टेट्रा अमीन। क्या नाम है? हेक्सामेथिलीन, है ना, याद रखना, हेक्सामेथिलीन टेट्रा अमीन इसका नाम होता है। इसका यूज बड़े पैमाने पर कहाँ करते हैं? मूत्र रोग जो होता है ना उसकी दवा बनाने में। तो ये एक प्रकार की मेडिसिन हो गई। एग्जाम में पूछा जाता है कि मूत्र रोग या यूरिन की जो डिसीज होती है उसके निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए, AWTPO के नोट्स तो ये हम पढ़ा रहे हैं। ये क्या है? ये बाबर के इतिहास पढ़ा रहे हैं? क्यों? ये क्या बाबर का इतिहास पढ़ा रहे हैं हम? क्या वो बाबर का इतिहास पढ़ते हैं? भाई हम यही तो पढ़ा रहे हैं आपको। एसिटाइल क्लोराइड की बात करते हैं। इसका उपयोग कहाँ करते हैं दोस्त? याद रखिएगा, एसिटामाइड तथा एसिटिक एनहाइड्राइड। तो प्रश्न कभी पूछ सकते हैं कि एसिटिक एनहाइड्राइड बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? CH3COCl, जिसे एसिटाइल क्लोराइड कहा जाता है। यहां से इसमें से बस इतना ही प्रश्न आ सकता है कि मूत्र रोग की जो दवा होती है ना, वो कौन सी होती है? यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन का उपयोग किसके इलाज में किया जाता है? तो याद रखिएगा, मूत्र रोग के इलाज में। तो एक प्रश्न ये यहां से मैंने देखा है एग्जाम्स के अंदर, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। चलो, यहां से फिर अगले पे बढ़ता हूं मैं आगे। ठीक है, बेंजल्डिहाइड, इसका उपयोग सुगंधित पदार्थ जो है ना, याद रखना, एक विशेष प्रकार की सुगंध के लिए कलर उद्योग में, रंग उद्योग में बेंजल्डिहाइड का यूज किया जाता है। बेंजल्डिहाइड में बेंजीन होता है और एल्डिहाइड मतलब CHO ग्रुप होता है। तो C6 बेंजीन होता है और CHO, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला होता है C6H5CHO होता है। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा। बैच कब कंप्लीट होगा? मैं रोज बता रहा हूं कि 2 वीक के अंदर 15 तारीख तक आपका सिलेबस में पूरा कर दूंगा। ठीक है, चलिए, है ना, तो ये चीज ध्यान रखना। तो बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या हो जाता है? C6, है ना, C6H5COOH। बहुत सारे बेंजल्डिहाइड को ही है ना बेंजोइक अम्ल समझ लेते हैं, लेकिन ये अलग होता है। बेंजोइक एसिड का उपयोग, याद रखिएगा, बेंजोइक अम्ल अलग होता है और बेंजल्डिहाइड अलग होता है। यहां पर CHO ग्रुप आता है और यहां पर COOH आता है, इसीलिए मैंने यहां पर क्या लिखा है? इसका फॉर्मूला लिखा है। बाकी बेंजोइक अम्ल के बारे में हम अम्ल क्षार और लवण वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करते हैं, CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड का बड़े पैमाने पर उपयोग कहां करते हैं? आग बुझाने के लिए। मुख्य रूप से ऐसा देखा जाता है कि विद्युत से लगी आग बुझाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। हाँ बेटा मोनिका, काफी रहेंगे नोट्स और प्रैक्टिस सेट। गेमेक्सिन का उपयोग कहाँ करते हैं? C6H6Cl6 कीटाणुनाशक होता है गेमेक्सिन। तो गेमेक्सिन का उपयोग कहाँ किया जाता है? कीटाणुनाशक के रूप में। एनिलीन, एनिलीन का उपयोग मुख्य रूप से सबसे ज्यादा जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है रंग उद्योग में, और दूसरा मेडिसिन सेक्टर में। तो मेडिसिन के निर्माण के लिए, औषधि के निर्माण के लिए, है ना दोस्त, याद रखिएगा, है ना, किसका यूज किया जाता है? एनिलीन का। कलर इंडस्ट्री में किसका यूज करते हैं? देखो एनिलीन जो होता है ना, वो कृत्रिम कलर बनाने में यूज किया जाता है। आर्टिफिशियल जो कलर होते हैं उनको बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? एनिलीन का, है ना। गेमेक्सिन क्या होता है? कीटाणुनाशक, जिसे DDT था। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है? आग बुझाने के काम आता है। बेंजोइक अम्ल, और यहां पर मैंने बेंजल्डिहाइड में डिफरेंस कराने के लिए इसका फॉर्मूला लिखा था कि C6H5COOH होगा तो वो बेंजोइक अम्ल होगा, C6H5CHO होगा तो वो आपका बेंजल्डिहाइड होगा। अब बात करते हैं यहां पर RDX की। RDX को रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोजिव कहते हैं। क्या कहते हैं? रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोजिव इसे कहा जाता है दोस्त, याद रखना। ठीक है, क्या कहते हैं? रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोजिव के रूप में आप इसे जानते हैं। इसके ये सारे नाम हैं, है ना, जैसे कि ये भी इसका नाम है, रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोजिव। साइक्लो, है ना, साइक्लो ट्राई मिथाइल ट्राई नाइट्रामाइन, ये भी इसका दूसरा नाम है ना। इसके और भी नाम है, इसे प्लास्टिक एक्सप्लोजिव भी कहते हैं। RDX को क्या कहते हैं? ये लिखा है प्लास्टिक विस्फोटक कहते हैं इसको। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? हैंस हेनिंग के द्वारा की गई थी, जो जर्मनी के रहने वाले थे। अब इसके और भी अन्य नाम है, और भी इसके अदर नेम है, वो कौन कौन से हैं? इसे साइक्लोनाइड भी कहते हैं,
इसे T4 कहते हैं, सॉरी साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। तो एक साइक्लोहेक्सेन हो गया, एक T4 हो गया। रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोजिव इसे कहा जाता है ना। तो दोस्त याद रखिएगा ये भी इसी का नाम है। नहीं बेटा, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। चलो, बहुत बढ़िया। रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव बोलते हैं इसको, डेवलप नहीं बोलते। ठीक है, टाइपिस्ट भैया ने शायद ऑटो करेक्ट में ले लिया इसको। रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव। रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव के तौर पर हम इसको जानते हैं। इसे प्लास्टिक विस्फोटक, T4 विस्फोटक या इसे साइक्लोहेक्सेन के तौर पर भी जानते हैं। प्लास्टिक विस्फोटक कहने का रीजन इसका ये है, ठीक है दोस्त याद रखना, है ना। प्लास्टिक विस्फोटक कहने का इसका रीजन ये होता है कि पानी के अंदर गीला होने पर भी ये खराब नहीं होता। मतलब कोई इसको पानी में डाल दे तो क्या ये विस्फोट हो सकता है? हाँ हो सकता है। आपने पुलवामा अटैक सुना होगा, RDX। अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि अफगानिस्तान बॉर्डर के पास में पाकिस्तान में एक टेरर अटैक हुआ, ठीक है। जो है ना, जो अफगानिस्तान का तालिबान है उनने कहा है हमने ये करा है, लेकिन पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख है उनका ये कहना है कि नहीं नहीं, ये भारत ने अटैक करवाया है ना। मतलब जैसे हम बोलते थे ना ये पाकिस्तान ने करवाया है, अब उनकी जुबानी ये चलने लगी है कि भारत ने करवाया है ना। आप सोच सकते हो आप कि किस हद तक ये गिर रहे हैं। चलिए, CCl4 इलेक्ट्रिक कंडक्टर नहीं होता। नहीं बेटा, CCl4 जब गर्म होता है ना, तो गर्म होने पर ये क्या करता है ना, ये मोस्ट प्रोबेबल इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करता। मतलब जहां पर ये गर्म होकर फैलेगा उस एरिया को ऐसा कर देता है कि वहां पर जो मुक्त आयन होते हैं, फ्री आयन्स होते हैं, उन आयन को ये खा जाता है, जिसके कारण से विद्युत की जो आग लगती है, इलेक्ट्रिसिटी जब आग लगती है ना शॉर्ट सर्किट से, तो वहां इलेक्ट्रिक का फ्लो बढ़ जाता है ना। उस फ्लो को ये कम कर देता है, जिससे वो जल्दी से कवर अप हो जाती है ना। तो ये मुख्य रूप से वहां पर इलेक्ट्रिक चीज को कंडक्ट करने का काम नहीं करता है। चलो, अब अगला पढ़ते हैं इसके बाद में। TNG, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन होता है ये फुल फॉर्म इसका। ये भी एक प्रकार का क्या है, विस्फोटक होता है। डायनामाइट के फॉर्मेशन के लिए इसका उपयोग करते हैं। डायनामाइट का विकास किसने किया था? अल्फ्रेड नेबल ने। एग्जाम में पूछते हैं नोबल ऑयल किसे कहते हैं? नोबल ऑयल एक एक्सप्लोजिव होता है जिसका नाम TNG, ट्राई नाइट्रो है ना। ट्राई नाइट्रो क्या होता है? ग्लिसरीन होता है, गालुइन क्या। चलिए, फिर आता है TNT। ये तो हमने कल पढ़ लिया था, ट्राई नाइट्रोटालुइन। TNT को बोला जाता है ट्राई नाइट्रोटालुइन। सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला एक्सप्लोजिव में से एक रहा था ये डायनामाइट। डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबल थे। 1863 में इसका डेवलपमेंट इन्होंने किया था। नाइट्रोग्लिसरीन याद रखिएगा को किसी अक्रिय पदार्थ जैसे कि लकड़ी के बुरादे या कीजू ले, है ना, ये जो यहाँ वर्ड देख रहे हो आप, कीजे, है ना, याद कीजे लगूर। ये अपन जो लकड़ी काटते हैं तो जो बुरादा निकलता है ना, उसे ही कीजे लगूर कहते हैं। उसमें लपेट करके इस नाइट्रोग्लिसरीन को रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो सूखा पाउडर होता है ना, ये इसको अवशोषित कर लेता है, और जब इसमें आग लगती है तो ये एकदम से फैलता है, तो जिसके कारण से क्या होता है? विस्फोट होता है। तो अल्फ्रेड नोबल ने सबसे पहले क्या बनाया था? डायनामाइट का आविष्कार किया था, और इन्हीं के नाम पर नोबेल प्राइज दिया जाता है। हालांकि हमने इनके बारे में थोड़ा बहुत कल पढ़ लिया था, और बची हुई चीजों को हमने आज देख लिया। एक और है, शायद मे बी ये लास्ट होगा, है ना। हाँ, ये लास्ट है। TNP, ट्राई नाइट्रोफिनॉल होता है। ये भी एक्सप्लोजिव है। इसको एग्जाम में इस नाम से नहीं पूछते, TNP के नाम से पूछते हैं कि बताइए पिक्रिक अम्ल का उपयोग कैसे किया जाता है। तो पिक्रिक अम्ल भी एक एक्सप्लोजिव होता है, विस्फोटक होता है ना। तो ये एक प्रचंड विस्फोटक है ना, जिसे हम पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। फिनोल के साथ, है ना, किसकी क्रिया कराई जाती है? तो फिनोल के साथ सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, H2SO4 और HNO3 की रिएक्शन कराते हैं, तो बनने वाला जो एसिड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पिक्रिक अम्ल। इसी का नाम होता है TNP। TNP क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 और फिनोल की क्रिया होने पर जो प्रोडक्ट बनता है उसे ट्राई नाइट्रोफिनोल कहा जाता है।
शॉर्ट फॉर्म में हम उसे पिक्रिक एसिड कहते हैं। ये भी एक प्रकार का एक्सप्लोजिव होता है, विस्फोटक होता है। तो दिल थाम के बैठना, अब यहां से आपके एमसीक्यू शुरू हो जाएंगे और आप उनके जितना, आपकी बस एक चीज मुझे चाहिए, अगर आप जिस प्रश्न का जवाब दें उसके आगे उस प्रश्न का नंबर जरूर लिखें। जैसे पहले का जवाब दे रहे हैं तो पहले का बी, दूसरे का सी, है ना। ये समझ में नहीं आता, क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे बाद में जुड़ते हैं, वो पीछे से जवाब दे रहे होते हैं, तो वो एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट मामला हो जाता है। अगर कोई 1-2 मिनट पीछे क्लास देख रहा है तो ये थोड़ी सी चीज सामने आ जाती है। चलो, आज की क्लास का पहला प्रश्न आप सभी के सामने। पहला प्रश्न ये रहा, ओस्टवोल्ड प्रक्रिया का प्रयोग किस यौगिक के औद्योगिक उत्पादन में किया जाता है। मैंने आपको अच्छे से बताया था कि ओस्टवोल्ड मेथड में दो रिएक्शन होती है। पहली रिएक्शन में हम ऑक्सीजन की क्रिया करवाते हैं उसके साथ में, और बाद में हम उसकी क्रिया हाइड्रोजन के साथ कराते हैं, है ना। तो पहले नाइट्रस ऑक्साइड प्राप्त होता है और फिर नाइट्रस ऑक्साइड की क्रिया हम NO2 के साथ में वापस से कराते हैं तो हमें HNO3 प्राप्त होता है। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक अम्ल निर्माण की, अमोनिया निर्माण की कौन सी विधि फेमस है, हैबर विधि फेमस है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण की कौन सी विधि फेमस है, तो दोस्त याद रखना इसके संपर्क विधि, है ना। कौन सी विधि फेमस है, संपर्क विधि फेमस है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया क्लोरीन गैस के साथ कराते हैं तो CaOCl2 प्लस H2O बन जाता है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने की रिएक्शन हो गई, अभिक्रिया हो गई। तो यहां पर आपका आंसर ये बना। रसायन एथिलीन का उपयोग किस औद्योगिक उत्पादन के लिए किया जाता है। देखो एथिलीन, मैंने जब आपको मानव जीवन में रसायन पढ़ाया था एक टॉपिक, है ना, तो आपने इस चीज को बहुत अच्छे से देखा होगा। मैंने आपको एक नॉर्मली एक वर्ड बोला था कि जो प्लास्टिक होता है पॉलीथीन, वो एथीन और एथिलीन के बहुलीकरण से बनता है। तो प्लास्टिक को बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, एथिल और एथिलीन के बहुलीकरण से, है ना। क्या बनता है दोस्त, याद, सॉरी पॉलीथीन, मैंने प्लास्टिक पे लगा दिया। मैंने प्लास्टिक पढ़ाया था तब पॉलीथीन में पढ़ाया था, आप चाहें तो जाकर देखना कि एथिल और एवं एथिलीन के बहुलीकरण से क्या बनता है, पॉलीथीन। पीवीसी, है ना, पॉलीविनाइल के पॉलीमराइजेशन से, पॉलीविनाइल क्लोराइड के पॉलीमराइजेशन से बनता है। सिंथेटिक फाइबर वगैरह कुछ भी नहीं होगा। औद्योगिक स्तर पर हाइड्रोजन गैस किस विधि से प्राप्त की जाती है। हाइड्रोजन गैस प्राप्त करने की विधि कौन सी है। अब देखो भाई, ओस्टवोल्ड विधि तो नहीं हो सकती क्योंकि वो तो हमने HNO3 की पढ़ ली, ठीक है। कांटेक्ट नहीं हो सकती क्योंकि संपर्क विधि किसका निर्माण करती है, H2SO4 का निर्माण करती है। अब बची आपकी कौन कौन सी, होल हेरोल्ड प्रक्रिया और स्ट्रीम रिफॉर्मिंग। तो किसका यूज करते हैं, तो याद रखना हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति के लिए स्ट्रीम रिफॉर्मिंग का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, स्ट्रीम रिफॉर्मिंग का। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग औद्योगिक रूप में किस कार्य के लिए होता है। बड़े पैमाने पर ब्लीचिंग, याद रखिएगा, है ना, बड़े पैमाने पर ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। वो किस लिए करते हैं। देखो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था कि क्लीनिंग एजेंट होता है, साफ सफाई का काम करता है। तो फर्टिलाइजर के तौर पर इसका उपयोग नहीं करते। फर्टिलाइजर के तौर पर आप किसका, अमोनिया का उपयोग करिए भैया, आप NH2CO NH2 आप यूरिया का उपयोग करिए, है ना, इनके उपयोग करो आप यार। कागज की सफेदी गंध उत्पन्न, स्मेल नहीं करता और एक्सप्लोजिव नहीं है, ये विस्फोटक नहीं है ना। देखो यहां पर क्या लिखा है, व्हाइटनिंग। व्हाइटनिंग का मतलब साफ करना, कागज को साफ करने के लिए। तो कागज की सफेदी के लिए या कागज को साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, रासायनिक उद्योग में अमोनिया उपयोग मुख्यतः किसमें होता है। अमोनिया का यूज कहां पर किया जाता है, केमिकल इंडस्ट्री के अंदर, बताइए जल्दी से। दवा निर्माण में देखो खाद, उर्वरक, फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर बनता है नाइट्रोजन वाला, उसके लिए यूज करते हैं, है ना, बाकी किसी में नहीं किया जाता। नेक्स्ट आएगा, ग्लास निर्माण में सबसे प्रमुख। देखो मैंने आपको ग्लास पढ़ाए थे, ग्लास के कलर पढ़ाए थे मानव जीवन के रसायन में। तो मैंने कहा था कि इसके निर्माण में जो प्रमुख भूमिका होती है वो सिलिका की होती है। किसकी होती है, सिलिका की। SiO2 होता है वो, क्या होता है, SiO2। लेकिन यहां पर सिलिका नहीं है, यहां सोडियम सिलिकेट दे रखा है। ऑप्शन नंबर किस में, तो दोस्त याद रखिएगा C में, तो ये सही हो जाएगा। बाकी NaCl जो है ये साधारण नमक होता है। क्या होता है, साधारण नमक होता है, टेबल सॉल्ट होता है, ये यूज नहीं होता। Na2CO3.10H2O अगर हम लिख देते तो ये वॉशिंग सोडा हो जाता, धावन सोडा हो जाता। क्या हो जाता, वॉशिंग सोडा, जो डिटर्जेंट के अंदर यूज होता है। कहां होता है, डिटर्जेंट के अंदर यूज होता है ना। और NaOH इसे कास्टिक सोडा कहते हैं। इसका उपयोग, है ना, इसका उपयोग कहां करते हैं, सोप फॉर्मेशन।
ठीक है, क्या कहते हैं, सोप फॉर्मेशन में करते हैं। अगला, साबुन निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखो, न्यूट्रलाइजेशन मैंने आपको बताया था, पढ़ा रखा है मैंने, कि जब भी एसिड की रिएक्शन बेस के साथ होती है तो सॉल्ट के साथ में क्या बनता है, वाटर बनता है, पानी बनता है। इस अभिक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। अरे हमसे न्यूट्रलाइजेशन थोड़ी पूछा है, हमसे तो साबुन निर्माण। साबुन निर्माण की प्रक्रिया को सोपोनिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सोपोनिफिकेशन, है ना। उच्च वसी अम्ल के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं, दोस्त याद रखिएगा। नेक्स्ट, जवाब दे। कांटेक्ट प्रक्रिया, अभी मैंने 2-3 बार बता दिया इसको। कांटेक्ट प्रक्रिया का उपयोग, भाई कांटेक्ट मतलब संपर्क विधि, संपर्क विधि से क्या बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड को प्राप्त करने की जो विधि होती है वो कौन सी होती है, संपर्क विधि होती है। अगला, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, Na2CO3.10H2O। ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है, मैंने अभी बताया। ये फॉर्मूला आपका बेकिंग सोडे का है। किसका होता है, बेकिंग सोडा। खाने का सोडा। CaCO3 कैल्शियम कार्बो, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। चूना पत्थर आप इसी को कहते हैं। मार्बल या संगमरमर आप इसी को कहते हैं। ओके, बाकी NaOH हमने पिछली स्लाइड पे पढ़ लिया। डिटर्जेंट के कारण नदी और तालाब में होने वाले प्रदूषण की समस्या को क्या कहते हैं? जिससे हम बड़े पैमाने पर, मान लीजिए धोबी नदी के अंदर ही कपड़े धोने लग जाएं, तो जो साबुन होती है उसको वो वहीं छोड़ देते हैं कि हाँ सर, है ना, गंदा पानी जो होता है वो उसी के अंदर जाता है। तो वो क्या चीज होती है, बताइए उसको क्या कहते हैं उसको। ठीक है, फॉर्मिंग। देखो, फॉर्मिंग तो नहीं बोल सकते, झाग का निर्माण तो नहीं बोलेंगे, झाग बनना तो नहीं बोल सकते, है ना। बायोमैग्निफिकेशन भी नहीं बोलेंगे। यूट्रोफिकेशन, पानी के अंदर अवांछित, याद रखिएगा, प्रदूषण का बढ़ना मुख्य रूप से वो यूट्रोफिकेशन कहलाता है। यूट्रोफिकेशन वो प्रोसेस होती है जब पानी पीने योग्य नहीं बचता। क्या नहीं बचता, दोस्त याद रखिएगा, पानी पीने योग्य नहीं बचता, उसे क्या कहा जाता है, यूट्रोफिकेशन की प्रोसेस कहते हैं। प्रदूषित हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म, मैंने आपको कई बार पढ़ा दिया कि क्लोरोफॉर्म बेहोश करने के लिए यूज किया जाता है पुराने समय से। एंटीबायोटिक जो होती है रोग के प्रति, है ना, टेक्विलाइजर, भाई ये भी नहीं होगा यहाँ पर, है ना। एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक मतलब निश्चेतक, बेहोश करने के लिए इसका यूज करते हैं। एनाल्जेसिक का मतलब होता है जो दर्द को दूर करती है, लेकिन क्लोरोफॉर्म क्या करती है, बेहोशी। देखो, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बहुत डिटेल से पढ़ाया है, और यहां हर एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे तो 15-20 ही कर पाएंगे। मेरे पास लगभग 70 से ज्यादा प्रश्न है। रासायनिक दृष्टि से ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है ना। ब्लीचिंग पाउडर का नाम पूछ रहे हैं तो इसे सोडियम हाइपोक्लोराइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइपोक्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी। अगला, औद्योगिक अमोनिया उत्पादन प्रक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? भाई अमोनिया के औद्योगिक निर्माण की जब हम बात करते हैं तो कैटलिस्ट कौन होता है, बताइए। कैटलिस्ट कौन होता है? देखो, मैंने आपको यह बताया कि अमोनिया निर्माण की जो प्रोसेस होती है वो हैबर विधि होती है, लेकिन हैबर विधि में उत्प्रेरक के तौर पर किसका यूज किया जाता है, आयरन का। किसका किया जाता है, आयरन का। निकल का यूज कहां पर करते हैं, दोस्त याद रखना, हाइड्रोजिनेशन में। हाइड्रोजनीकरण में किसका यूज करते हैं, निकल का यूज करते हैं, यहां आयरन का करते हैं, लोहे का। निम्न में से कौन सी दवा दर्द और सूजन दोनों में प्रयुक्त होती है? एक ऐसी मेडिसिन का नाम बताओ जो आपका दर्द भी उतारे और सूजन भी उतारे। सिट्राजिन, सिट्राजिन एलर्जी को दूर करेगी लेकिन दर्द नहीं उतारेगी। कोडिन, कोडिन भैया सूजन उतार सकती है लेकिन दर्द नहीं। पैरासिटामोल आपका दर्द उतार सकती है लेकिन सूजन नहीं। लेकिन डाइक्लोफेनिक सोडियम ये एक ऐसी टेबलेट है जो दर्द भी उतारेगी और स्वेलिंग, अगर किसी अंग पे सूजन आ रही होगी, ठीक है, तो ये उसको भी कम करने का काम करती है। ऑक्सीटोसिन का उपयोग, देखो ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है। क्या होता है, हार्मोन है।
तो ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है ना। अगर हम इसे एज अ मेडिसिन यूज करें, इसे हम लव हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? लव हार्मोन। क्यों कहते हैं लव हार्मोन? क्योंकि जो माँ है और जो बच्चे के प्रेम के लिए जिम्मेदार होता है, तो माँ और बच्चे के प्रेम के लिए जो चीज जिम्मेदार होती है वो कौन सा हार्मोन होता है? ऑक्सीटोसिन। अब आप इस चीज को यहां गौर से देखो कि घाव भरेगा, ये दर्द को उतारेगा, डिलीवरी को प्रेरित करेगा, तनाव को। आप खुद यहां देखिए कि माँ और बच्चे के प्रेम का प्रतीक है, तो डिलीवरी के लिए प्रेरित करेगा। ये माँ को बच्चे को दूध पिलाने के लिए भी प्रेरित करता है ना। तो ये बायोलॉजी वाला प्रश्न था, लेकिन क्योंकि हम यहां पर इसको एज अ एक क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल पढ़ रहे हैं जो दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में यूज होता है, इसलिए मैंने इसको यहां पर लिया है। चलो, निम्न में से कौन सी दवा शरीर के पीएच को नियंत्रित करने में सहायक होती है? हमारी बॉडी का पीएच लेवल कौन मेंटेन कर सकता है इनमें से? बताइए भाई। मतलब सीधी सी बात है, पीएच कंट्रोल का मतलब क्या हो जाता है? एसिडिटी पेट में बढ़ जाती है तो उसको कंट्रोल करना। अब एसिडिटी के लिए हम इनो का यूज करते हैं, या फिर मैंने आपको पढ़ाया MgOH ट्वाइस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं, या फिर हम सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं। अब पेनिसिलिन तो भैया एंटीबायोटिक है, एस्प्रिन सर दर्द उतार देगी, डाइक्लोफेनिक भी दर्द उतार देगी, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये आपका एक एंटासिड है। क्या है? एंटासिड है। और एंटासिड ही क्या करेंगे? प्रति अम्ल ही क्या करेंगे दोस्त, याद रखिएगा, आपके शरीर में एसिडिटी या पीएच लेवल को मेंटेन रखेंगे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रसायन सिंथेटिक रबर निर्माण में प्रयुक्त होता है? आर्टिफिशियल रबर को बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? सिंथेटिक रबर के निर्माण के लिए किसका यूज किया जाता है? बताइए। शायद मैंने आपको पढ़ाया है। बेंजीन का यूज नहीं करते। 1,3 ये लिखा है यहाँ, 1,3 ब्यूटाडाइन, पूरा नाम क्या होता है? 1,3 ब्यूटाडाइन। तो किसका यूज करते हैं? एथेन का नहीं करते। एसिटिक एसिड का यूज भी नहीं करते, ये तो सिरका या गन्ने में पाया जाता है। विस्फोटक द्रव्य TNT, ट्राई नाइट्रो क्या होता है? टालुइन होता है। ट्राई नाइट्रो टालुइन, ऑप्शन नंबर ए, ट्राई नाइट्रो टालुइन होता है। 19, निम्न में से कौन सा यौगिक बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट का उदाहरण है? बायोडिग्रेडेबल का मतलब इजीली वो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। इनमें से कौन हो सकता है? बताइए। NaCl कभी नष्ट नहीं होता, पानी के अंदर घुल के पड़ा रहेगा वर्षों तक। ठीक है। Na2CO3 नहीं होगा, है ना। ब्रॉन्ड अल्किल बेंजिल सल्फोनेट, सल्फोनेट में भी अल्किल बेंजीन सल्फोनेट, स्ट्रेट स्ट्रेट चेन जो होती है, ये चीज हमेशा याद रखना, कभी भी आपको ये वर्ड मिल जाए स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन ऐसा एक ग्रुप होता है जिसको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे जीव होते हैं वो इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, इसको आप अलग से नोट कर लीजिएगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट, एल्डोल कंडेंसेशन प्रक्रिया औद्योगिक स्तर पर, है ना भाई, हम एल्डोल कंडेंसेशन की बात करते हैं, किस रूप में जानी जाती है? एल्डोल कंडेंसेशन, है ना, बहुत फेमस है। प्लास्टिक नहीं बनता, वाष्पशील तेल नहीं बनता, इससे क्या बनता है? तो दोस्त याद रखना, परफ्यूम, इत्र बनाने की प्रोसेस है ये। परफ्यूम बनाने के लिए बड़े पैमाने पर किसका यूज किया जाता है? इसी का, है ना, एल्डोल इंडेंसेशन का यूज किया जाता है। सोडियम लॉरेट सल्फेट मैंने आपको पढ़ाया है जब मैंने आपको साबुन पढ़ाए थे, है ना, याद आ रहा होगा आपको, सोडियम लॉरेट सल्फेट। तो चिकनाहट हटाने के लिए हम इसी को मिलाते थे। साबुन और शैम्पू में झाग उत्पन्न करने के लिए इसी को मिलाते हैं, है ना। साबुन और शैम्पू में रोजिन मिलाते हैं, लेकिन इसका भी यूज यूज होता है बड़े पैमाने पर। किसका? सोडियम लॉरेट सल्फेट का। चिकनाहट हटाता है ये। कभी बाल देखना, शैम्पू है ना करते हैं, उसके बाद बाल हल्के सूख जाते हैं बिल्कुल, तो चिकनाहट हटा देता है पूरे सिर की वो। एंटी हिस्टामिन, मैंने आपको ये, है ना, जिस दिन पढ़ाया था उस दिन की क्लास देख लेना, कई बार इस वर्ड को मैंने बोला था कि एंटी हिस्टामिन के नाम से सीधा प्रश्न आता है पेपर के अंदर। एंटी हिस्टामिन के नाम से सीधा प्रश्न आता है। हिस्टामिन। बाईस का बी,
भैया अम्लता को, एसिडिटी को कम करता है ये, है ना। हिस्टामीन क्या होता है, स्टमक की लेयर पर पाया जाता है जो HCl को ज्यादा रिलीज कराता है। याद आया कि नहीं आया? ये उसके लिए यूज होता है, अम्लता को कम करता है, एंटी हिस्टामिन दवाएं। निम्न में से कौन सा यौगिक एंटीसेप्टिक गुण दर्शाता है और माउथ वॉश, माउथ वॉश के रूप में क्लोरोहेक्सिडीन का यूज किया जाता है, क्लोरोफॉर्म का बेहोश, क्लोरोक्सिन का नहीं। ये रहा ऑप्शन नंबर डी में, है ना। ये मुंह को साफ करने के लिए जो कहते हैं ना केमिकल, माउथ वॉश, कुल्ला करके थूक दो साफ, वो होते हैं। ठीक है, घाव को साफ करने के लिए, धोने के लिए यूज करते हैं इसका। एस्प्रिन दर्द को कम करती है, और जो दर्द उतार दे उसे क्या कहते हैं? जो दर्द उतार दे उसे क्या कहते हैं भाई, बताओ? एनाल्जेसिक। और साथ में एंटीपायरेटिक, बुखार भी उतार देती है। बिल्कुल सही है, एनाल्जेसिक के साथ साथ में ये क्या है दोस्त, याद रखिएगा, एंटीपायरेटिक भी होती है। अगला है ना, टेक्विलाइजर किसके उपचार में प्रयुक्त होती है? इस मेडिसिन का मैंने आपको बहुत अच्छे से नाम बताया था, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल भी बताया था मैंने आपको, क्लोमे को क्या बताया था, क्लोमे प्राइमम, है ना, क्लोमे क्या नाम था, क्लोमेप्राइन। ठीक है, क्लोमेप्राइन पढ़ाई है मैंने, है ना। अवसाद, चिंता, डिप्रेशन, इसमें टेक्वेलाइजर को दिया जाता है। मानसिक तनाव और चिंता, मेंटल स्ट्रेस जब होता है तब टेक्विलाइजर डॉक्टर के द्वारा रिकमेंड की जाती है, उसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। नेक्स्ट, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। फर्स्ट एंटीबायोटिक थी, विश्व की पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी? यही थी। चलो नेक्स्ट, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बिल्कुल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, भैया कौन सा होता है? सिट्रिक अम्ल। चलो नेक्स्ट, स्टील उद्योग में आयरन को शुद्ध करने के लिए, है ना, किस रसायन का उपयोग किया जाता है ना। शायद मैंने नहीं पढ़ाया होगा, इसीलिए मैंने आपको कल ही बोल दिया था कि 10 से 15% प्रश्न मैं ऐसे लाऊंगा कि जो सिंगल होंगे, जो हमारे पढ़ने में छूट गए होंगे। बड़े पैमाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज किया जाता है, किसका यूज करते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड का, साफ करने के लिए। तो स्टील को क्लीन करने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज किया जाता है। चलो, मानव शरीर में खून का लाल रंग किस रासायनिक यौगिक के कारण होता है? एक्चुअल में यहां पर वो चीज बतानी थी, लेकिन मैंने लोहा न लिख करके यहां पर हीमोग्लोबिन ऑप्शन में दे दिया आपको। तो आप यहां पर ध्यान रखना कि ये कलर एक्चुअल में हीमोग्लोबिन में उपस्थित लोहे के कारण होता है, तो यहां लोहा आना चाहिए था। नेक्स्ट, फेफड़ों की बीमारी दमा में प्रयुक्त दवा, है ना, है ना, याद रखना, एस्ल्यूब्डा मॉल किस वर्ग में आती है ना। सब्ल्यूटा, सब्ल्यूटा मोल किस में आती है? देखो सीधी सी बात है, मैंने इस दवाई को नहीं पढ़ाया, लेकिन आप अगर एक बार गौर से देखें, मैंने आपको एनाल्जेसिक पढ़ाया, मैंने आपको ट्रैक्वालाइजर पढ़ाया, मैंने आपको एंटीसेप्टिक पढ़ाया। और अगर आपने बायोलॉजी थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि ब्रोंकस नामक संरचना कहां पाई जाती है? फेफड़ों में, है ना। तो डायलेटर का मतलब रिकवरी से होता है। तो फेफड़ों में जो इन्फेक्शन होता है, एलर्जी होती है, जिसे दमा कहते हैं, अस्थमा कहते हैं, उसमें यह काम आता है। ओके, नेक्स्ट, फूड प्रिजर्वेशन में प्रयुक्त सोडियम बेंजोएट क्या होता है? अब देखो नाम में लिख दिया, फूड प्रिजर्वेशन में यूज कर रहे हैं तो प्रिजर्वेटिव होगा। सोडियम बेंजोएट का यूज कहां करते हैं? एज अ फूड प्रिजर्वेटिव ही करते हैं, तो प्रश्न में ही जवाब हो गया था ये तो। 32, सिरका का मुख्य रासायनिक नाम क्या होता है? सिरका में कौन सा एसिड होता है भाई? सिरका के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड। नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर को हम कहते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। CaOCl.Cl।
नेक्स्ट, नहीं होगा जीएस सुधा से, ये वाला सिलेबस उसमें नहीं है। एसिडिटी की समस्या को कम करने के लिए ली जाने वाली दवाएं क्या होती हैं, है ना, एंटासिड कहलाती हैं। क्या कहलाती है, एंटासिड। लहसुन की गंध सल्फर के कारण होती है, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो गार्लिक की, प्याज की जो गंध होती है वो काय के कारण होती है, सल्फर की। सल्फर के यौगिक होते हैं, कंपाउंड होते हैं, उनके कारण। लेकिन यहां पर एथेनॉल सल्फर का, एलिसीन जो होता है वो सल्फर कंपाउंड है, सल्फर का यौगिक है। आप चाहते तो यूं भी देख सकते थे, एथेनॉल के फॉर्मूले में सल्फर नहीं आता, C2H5OH, ठीक है, C2H5OH। मीथेन में भैया CH4, ब्यूटेन में भाई कार्बन और हाइड्रोजन, किसी में भी कहीं से सल्फर नहीं था, सिर्फ ओलिसीन को छोड़कर। मतलब एक्सेप्शन के तौर पर, अपवाद के तौर पर भी आप आंसर निकाल सकते थे। कौन सी दवा, खांसी की दवा, है ना, मतलब कौन सा रसायन खांसी की दवा में यूज किया जाता है, बताइए। पेनिसिलिन तो एंटीबायोटिक है। कोडीन, कोडीन का यूज खांसी की दवा में करते हैं, खांसी की जो दवाएं आती हैं उनमें क्या होता है, कोडीन का यूज किया जाता है। एस्प्रिन भी नहीं होता और ट्राइप्सिन भी नहीं होता, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ये नार्कोटिक होता है, नींद लाती है, हल्का सा क्या होता है, नींद आती है। कुछ कुछ होते हैं ना, आपने सायरप पीते हैं खांसी के, नींद आ रही है यार इससे, तो ये नार्कोटिक होते हैं, पढ़ा रखे मैंने नार्कोटिक। डिटर्जेंट का मुख्य घटक क्या होता है, डिटर्जेंट का मुख्य घटक क्या होते हैं भैया, साफ करेंगे, साफ करेंगे तो चिकनाहट हटाएंगे, क्या चीज होंगी, ठीक है, सल्फोनिक एसिड, डेराइवेटिव सल्फोनिक एसिड ही होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि जैसे आपने एक चीज पढ़ी है, सोडियम लॉरेट सल्फेट, मैंने आपको एक वर्ड पढ़ाया था अभी, सोडियम लॉरेट सल्फेट पढ़ा था, चिकनाहट हटाने के लिए यूज करते हैं, तो ये वही होता है, बेसिक नेचर उनमें पाया जाता है, तो ए मत लगाओ, बी होगा सही जवाब। मुख्य घटक जो साफ सफाई के काम आ रहा है, डिटर्जेंट साफ सफाई के ही काम आता है। निम्न में से कौन सा रसायन औद्योगिक साबुन निर्माण में प्रयोग होता है, दो रसायन होते हैं, KOH का और NaOH का, तो यहां ऑप्शन में हमें NaOH मिल रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिससे कठोर साबुन बनती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का उपयोग पहले किस में होता था, भाई क्लोरोफ्लोरो जो गैस है ना, CFC, इसे ही हम फ्रीऑन गैस कहते थे, और इसका बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता था किसके अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर और एसी के अंदर, है ना, रेफ्रिजरेटर और एसी के अंदर बड़े पैमाने पर इसका उपयोग होता है, और इसी से ओजोन लेयर डैमेज हो रही है। खाने के रंग मुख्य रूप से किस प्रकार का कंपाउंड है, आपने फूड कलर का देखा होगा, अक्सर जलेबियों के अंदर बहुत सी चीजों में डाले जाते हैं, तो ये फूड कलर जो होता है ये क्या होता है, ठीक है, ये फूड कलर जो होता है ये कौन सा केमिकल होता है, ये फूड कलर एक्चुअल में केमिकल कौन सा है, ठीक है, तो ये केमिकल होता है, दोस्त याद रखिएगा, टार्ट्राजीन। तो टार्ट्राजीन नाम से केमिकल होता है, और आर्टिफिशियल कलर होते हैं, सिंथेटिक कलर होते हैं, इनको मिला देने से फूड थोड़े अच्छे दिखने लग जाते हैं, ठीक है, ज्यादा मात्रा में यूज मानव स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती। सिर दर्द और बुखार में आमतौर पर उपयोग आने वाली पैरासेटामोल क्या होती है, भाई पैरासेटामोल है, ये एंटीबायोटिक तो नहीं है, एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक भी नहीं है, एंटीहिस्टामीन क्या है बताइए। भाई देखो, पैरासेटामोल वैसे जो बुखार उतारे उसे एंटीपायरेटिक कहते हैं, और जो दर्द उतारे उसे एनाल्जेसिक कहते हैं, ठीक है, तो राइट आंसर यहां पर एनाल्जेसिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भैया जो बुखार उतारे, है ना, क्योंकि दर्द को कम करने वाली को क्या कहते हैं, दर्द को जो कम करे, है ना, दर्द को कम करे उसे क्या कहा जाता है, दर्द को कम करने वाले को हम एनाल्जेसिक कहते हैं, क्या कहते हैं, एनाल्जेसिक। अब ये एनाल्जेसिक तो कहीं पर वर्ड आया नहीं, है ना, और एंटीहिस्टामिन तो यह है नहीं, हिस्टामिन तो वही एसिडिटी वाली हो जाएगी। चलो नेक्स्ट, टूथपेस्ट में डाले जाने वाले रसायन, देखो टूथपेस्ट का नेचर एक तो बेसिक होना चाहिए, दूसरा टूथपेस्ट जो होता है ना, दूसरा जो टूथपेस्ट होता है उसके अंदर सबसे मेन चीज क्या होनी चाहिए, याद रखिएगा, दूसरी सबसे चीज उसमें फ्लोराइड, क्योंकि जो फ्लोराइड होता है वो दांतों को स्ट्रॉन्ग रखता है। तीसरी चीज उसमें क्या होना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, सिलिका, जो दांतों में चमक लाने का काम करता है, सफेदी लाने का काम करता है, तो सफेदी के लिए तो हम सिलिका की बात कर लेंगे, लेकिन हमसे मजबूती के लिए क्या होता है, फ्लोराइड। टूथपेस्ट का नेचर कैसा होना चाहिए, तो बेसिक नेचर होना चाहिए, है ना, टूथपेस्ट का नेचर कैसा होना चाहिए,
आप प्रैक्टिस सेट कराओगे, अरे यार बेटा तुम ये क्यों नहीं पढ़ लेते हो, तुम्हें है ना दिक्कत क्या है पता है आपकी, आपको कोई 10 रुपए देना तो आपको 20 की इच्छा होती है, 20 दे तो 30 की इच्छा होती है। आप AWTPO का फॉर्म भरने के बाद में रेलवे की कोई वैकेंसी आ जाए उधर चले जाते हो, इसको छोड़ दो अब उसकी तैयारी करूंगा, उसकी फिर उसके बाद दूसरी वैकेंसी आती तुम उधर निकल जाते हो। बेटा ये तो पढ़ लो, प्रैक्टिस सेट से ज्यादा प्रश्न एक ही क्लास में मैं आपको 70 प्रश्न दे रहा हूं, यहां फोकस नहीं है। अब अगली चीज पे चले गए, प्रैक्टिस सेट करवा दो, अरे भाई साहब सिलेबस तो कर लो एक बार के अच्छे से यार। हर टॉपिक के 70 80 प्रश्न मैं आपको लगभग 30 40 प्रश्न दे दूंगा, वैसे ही आपका कोटा इतना हो जाएगा कि जरूरत ही नहीं पड़ रही है आपको। अभी आने वाले 3 से 4 टॉपिक है, 4 टॉपिक में 4 का गुना कर लो, लगभग लगभग 150 प्रश्न वो हो गए, और 70 80 प्रश्न ये हो जाएंगे, 250 प्रश्न तो मैंने आपको यूं ही करवा दिए। ठीक है, तो आप थोड़ा ये तो देखो, मेहनत देख ही नहीं रहे हो यार आप। चलिए, निम्न में से कौन सा उत्प्रेरक साबुन उद्योग में हाइड्रोजनीकरण में प्रयोग में लाया जाता है? साबुन उद्योग के अंदर यूज किया जाने वाला कैटलिस्ट कौन सा होता है भैया? अगर मान लीजिए हाइड्रोजनीकरण जब भी वर्ड आ जाए वहां पर कैटलिस्ट ऑलवेज निकल होगा, क्योंकि हाइड्रोजन को बांधने की क्षमता को जो तेज कर देगा वो निकल होता है। ठीक है, चाहे अब वो तुम कहीं पर भी यूज कर लो, मैंने इसको स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था। डीएनए जोड़ने के लिए, ये बायोलॉजी का प्रश्न है, आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, वहां पर डीएनए जोड़ने का काम लाइगेज एंजाइम करता है। कौन सा करता है? लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज एंजाइम मैंने पढ़ा रखा है ये, है ना। डीएनए लाइगेज एंजाइम जो होता है ये डीएनए को जोड़ने का काम करता है। पॉलीमरेज तो चेन रिएक्शन होती है। लैक्टोज शर्करा को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होता है? बताइए। जिसकी मेडिकल शो होगी उसे तो पता होगा, हाँ उनको तो नॉलेज होगा ही बेटा। लैक्टोज का पाचन कौन करता है? छोटी आंत में कौन सा एंजाइम करता है? आप है ना डाइजेस्टिव सिस्टम इतना अच्छे से पढ़ लेना कि भाई साहब उसमें हर एक चीज, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम से आपके जो एंजाइम्स हैं वो आपके प्रश्न बनाएंगे। जैसे लैक्टेस लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदलता है, तो आप डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से पढ़ना बायोलॉजी के अंदर। माल्टेज जो होता है वो माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। सुक्रेज सुक्रोज को, है ना, याद रखना, है ना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को किस में बदलता है? ग्लूकोज में बदलता है। तो इस तरह से आप वहां पर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया में वेनेडियम V2O3 उत्प्रेरक के रूप में यूज होता है? मैंने इस अभिक्रिया को पढ़ा दिया था आपको, लेकिन मैंने इसलिए वहां एंजाइम नहीं लिखा क्योंकि मुझे पता था ये कैटलिस्ट या उत्प्रेरक या ये जो एंजाइम है ये आगे आएगा। बताइए। बहुत बढ़िया, ये सर संपर्क विधि आपने पढ़ाया था, बहुत बढ़िया। संपर्क विधि किसके निर्माण के लिए होती है? कॉन्टैक्ट विधि। H2SO4 निर्माण की जो विधि होती है सल्फ्यूरिक एसिड, उसका ये V2O3 क्या होता है? वेनेडियम ऑक्साइड, है ना, उत्प्रेरक होता है, कैटलिस्ट होता है ना, क्या होता है? कैटलिस्ट होता है। V2O5 भी दे देते हैं कभी कभी। हाबर प्रक्रिया में किसका उपयोग किया जाता है? हाबर विधि किसकी होती है? अमोनिया निर्माण की। और अमोनिया निर्माण के लिए जो उत्प्रेरक होता है, कैटलिस्ट होता है, वो V2O5 तो नहीं हो सकता और निकल नहीं हो सकता। ठीक है, ये दो तो मैंने आपको पढ़ा दिए, ये दो तो मैंने आपको पढ़ा दिए, ये नहीं हो सकता। अब बचा कौन सा? बताइए, बचा कौन सा? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोहा, आयरन। आयरन एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एंजाइम दूध को दही में बदलने में सहायक होता है? दूध को दही में कौन बदल देता है? दूध का दही में बदलना, अब ये मत समझ लेना बहुत सारे बच्चे यहां लैक्टेज लगा देंगे। बेटा दूध जब दही में बदला जाता है, ठीक है, तो दूध को जब वो दही में बदल रहा है, तो यहां आपके माइंड में बैक्टीरिया आ रहा होगा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है सर, नहीं। यहां पर वो बात कर रहा है किसकी? बदलने की, पाचन करने की, एंजाइम की। तो बेटा वो आपके पाचन तंत्र की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पाचन तंत्र। और ये जो दही जो है ना, ये एक्चुअल में दही नहीं है, दही जैसी संरचना। एक छोटा बच्चा देखना, दूध पीने के बाद मुंह से वो दूध निकालता है, ठीक है। सर मैं रोज रिवीजन करती हूँ, आपने सब करवा रखे हैं और क्वेश्चन भी बन रहे हैं, थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल रिवीजन करने वालों के प्रश्न बिल्कुल बनेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, आप स्मॉल इंटेस्टाइन में जब अमाशय को देखते हो, तो अमाशय के अंदर दूध का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? कि सर रेनिन जो होता है वो दूध की एक प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन का नाम केसीन है।
उस केसीन का पाचन करता है। देखो मैं यहां पर बिल्कुल इस बात से, है ना, एग्री नहीं करूंगा कि यहां पर आप एंजाइम कौन सा लगा दो, लैक्टेज लगा दो। हाँ, अगर इस एंजाइम की जगह दूध को दही में बदलने वाला बैक्टीरिया पूछा जाता कि कौन सा बैक्टीरिया ये काम करता है, तो आप बिल्कुल लैक्टोबैसिलस लगा सकते थे। लेकिन आपको यहां पर क्या पूछा है, एंजाइम। तो एंजाइम में आपको रेनिन के साथ जाना पड़ेगा। किसके साथ जाना पड़ेगा, रेनिन। क्योंकि छोटा बच्चे को दूध पिलाते हैं, वो दूध किसकी तरह होता है, जब उसके पेट में जाता है ना, वो हल्का सा दही की तरह संरचना बनाता है, उसे कैल्शियम पेराकैसिनेट कहा जाता है। ये डाइजेशन, ये एंजाइम जो होता है रेनिन, ये 8 वर्ष तक पेट में सक्रिय रहता है। क्योंकि छोटे बच्चे 8 साल तक वाले ही दूध पीते हैं, फिर वो खाना खाना शुरू कर देते हैं, तो 8 साल तक एक्टिव रहता है। अगला, उत्प्रेरक क्या करता है, कैटलिस्ट क्या करता है भाई, बताइए। प्रतिक्रिया को धीमा, प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है, उत्पाद को तोड़ता है, प्रतिक्रिया को रोकता है। इनमें से क्या सबसे अच्छा हो सकता है किसी कैटलिस्ट के बारे में, उत्प्रेरक के बारे में? देखो, जो उत्प्रेरक होता है वो मेनली हम किस लिए यूज करते हैं, वो धीमा भी कर सकता है, तेज भी कर सकता है। लेकिन अगर इनमें से एक को हमें चयन करना पड़े तो इंक्रीज द रिएक्शन ऑफ रेट। हम किसी भी उत्प्रेरक को केमिकल रिएक्शन में क्यों डालते हैं, ताकि वो उस प्रोसेस को तेज कर पाए, है ना। हालांकि वो धीमा भी कर सकता है, वो उत्पाद को तोड़ भी सकता है, वो प्रतिक्रिया को रोक सकता है क्या, तो ऐसा तो कभी देखा नहीं। लेकिन हम कैटलिस्ट का यूज क्यों करते हैं भैया, प्रोसेस को तेज करने के लिए। एंजाइम किस प्रकार का उत्प्रेरक होता है भाई, जो एंजाइम होता है वो किस तरह का होता है। एंजाइम जैसे हमारे पेट में पाए जा रहे हैं, हम जीव हैं, तो वो कैसा होगा, वो बायोलॉजिकल होगा या ऑर्गेनिक होगा या जैविक होगा, तो जैविक होते हैं भाई। एंजाइम हमारे पेट में जैसे कि पेप्सिन, इरेप्सिन, ट्रिप्सिन, सुनते हैं ना, एमाइलेज, लाइपेज, ये सब एंजाइम है। एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, और प्रोटीन की बनी हुई चीज क्या होगी, बायोटिक होगी, ऑर्गेनिक होगी, जैविक होगी। प्रोबायोटिक्स में प्रयुक्त लैक्टोबैसिलस के उत्प्रेरक के घटक होते हैं। प्रोबायोटिक मैंने पढ़ा रखा है आपको, बहुत अच्छे से बताया था। प्रोबायोटिक याद आया कि नहीं आया? जब पहला पहला दूध होता है तो उसे प्रोबायोटिक कहा जाता है। पहला पहला दूध होता है, उसमें माता के दूध में एंटीबायोटिक्स पाई जाती हैं। तो राइट आंसर यहां पर क्या होगा, लैक्टेज प्रोटीज बीटा गैलेक्टो, है ना, इसे याद रखिएगा, बीटा गैलेक्टो, है ना, साइडेस, अच्छे से पढ़ाया था, बहुत अच्छे से। बीटा गैलेक्टोसाइडेस होता है वहां पर। ये लैक्टोज को ग्लूकोज में बदलने के लिए बहुत अच्छे से जाना जाता है, इसी को लैक्टेज भी कहते हैं। बीटा गैलेक्टो, है ना, याद रखिएगा, सीडेस को ही क्या कहते हैं, लैक्टेज भी कहते हैं। औद्योगिक अमोनिया ऑक्सीडेशन में उत्प्रेरक कौन होता है? अमोनिया निर्माण की जो विधि होती है उसमें उत्प्रेरक कौन होता है? देखो, यहां पर आपको स्पेशल बोला गया है, प्रश्न पढ़ते समय ध्यान रख लेना, ओस्टोवर्ल्ड विधि। आपसे हेबर विधि नहीं पूछी है कि आप वहां पर आंसर लोहा लगा दोगे, निकल लगा दोगे, ठीक है। हैबर विधि नहीं पूछी है, ओस्टवर्ल्ड विधि पूछी है ना। ओस्टवर्ल्ड विधि पूछी है तो दोस्त याद रख लेना, इनको तो ले ही मत आना बीच में। बच्चे आपके Fe2O3 है और एक बचा है ना, प्लेटिनम। तो मैंने, आप चाहो तो देख लेना, पढ़ा रखा है आपको ये। यहां पर किसका यूज होगा, प्लेटिनम का यूज होगा। किसका होगा, प्लेटिनम का उपयोग होगा, है ना। ये पीटी मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ा रखा है, देखिएगा जाकर के। ऑप्शन नंबर ए। यही दिक्कत होती है कि हम पूरा नहीं पढ़ते, इसने ब्रैकेट में एक वर्ड लिख दिया ओस्टवर्ल्ड विधि और हमारे पूरे प्रश्न की लंका लगा दी। अमोनिया का ऑक्सीडेशन कर रहा है, वो अमोनिया नहीं बना रहा। अमोनिया निर्माण की हैबर विधि नहीं पूछी उसने, वो बोल रहा है कि ओस्टवर्ल्ड विधि में उत्प्रेरक या कैटलिस्ट कौन सा होता है। पेक्टिनेज एंजाइम का औद्योगिक उपयोग। पेक्टिनेज बहुत फेमस एंजाइम है ये, बताइए। कहां करते हैं पेक्टिनेज, पढ़ा रखा है मुझे जहां तक याद है। मैंने आपको फूड इंडस्ट्री में जूस पढ़ाए थे, है ना, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। आप देखना, इंडस्ट्री लेवल पर मैंने केमिकल पढ़ाए थे, वहां मैंने जूस पढ़ाए थे। और मैंने कहा था फ्रूट के जूस को साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए, एक तो उसके अंदर फॉर्मिक एसिड मिलाते हैं और एक इसमें क्या मिलाते हैं, पेक्टिनेज एंजाइम मिलाते हैं, जो उस जूस को साफ करता है। तो जूस को स्पष्ट या क्लीन करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो दोस्त याद रखिएगा, पेक्टिनेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, एंजाइमेज, है ना, एंजाइमेज इम्यूनो
एसएस, एलिजा, एलिजा टेस्ट की बात करते हैं। एलिजा में क्या टेस्ट होता है भैया, है ना? एलिजा टेस्ट के लिए क्या करते हैं बताइए। देखो इसमें एलिजा जो टेस्ट होता है इसमें क्या किया जाता है ना भैया? ब्लड का कोई सैंपल लेकर के जांच की जाती है, यही करते हैं ना। यहां इन्होंने स्पष्ट बोल दिया एचआरपी करते हैं साहब। एचआरपी जो होती है ना, उसमें जो अगर मान लीजिए कि एलिजा वाला जो वायरस या ह्यूमन इम्यून वायरस अगर होगा तो वो कलर्ड हो जाएगा, रंगीन उत्पाद बन जाएगा, जिससे ये पता चल जाता है कि वो इसमें है। वो प्रोटीन तोड़ेगा, डीएनए संश्लेषण नहीं भाई, वो रंगीन प्रोडक्ट बना लेगा। और रंगीन प्रोडक्ट एलिजा टेस्ट के अंदर ये उपस्थिति को दर्शाएगा कि वो है ना एड्स पॉजिटिव है या नहीं है। नेक्स्ट, जैविक उत्प्रेरक को पुनः उपयोग करने के लिए इमोबिलाइजेशन तकनीक में क्या करते हैं? अगर हम किसी बायो कैटालिस्ट को बार बार यूज करना चाहते हैं, है ना, तो हम उसको क्या कर सकते हैं? देखो एक सीधी सी बात है, अगर आप 100 रुपए का उपयोग करना चाहते हैं तो आप उस 100 रुपए को कहां रखोगे? ऐसी जगह जो आपके हाथ में नहीं आ जाए। आप ये सोचते हो कि मैं आज से 10 दिन बाद इन 100 रुपए का उपयोग करूं, तो 10 दिन पहले हाथ में नहीं आ जाए, ऐसी जगह पर उन रुपयों को रखोगे छुपा करके, मतलब जहां पर आप क्रिया नहीं कर पाओ। आइए, एंजाइम को अक्रिय कारक के साथ बांधकर रखेंगे, बिल्कुल सही बात है ना? अगर जो क्रिया नहीं करता उसके साथ छोड़ दो तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना? जैसे आपकी किताबें बिना पढ़ने वाले को दे दो, वो किसको किसी काम की नहीं, वो किताब ऐसी कैसी पड़ी रहेगी, धूल जड़ जाएगी ऊपर। नेक्स्ट, रूबिस्को एंजाइम को, है ना, रूबिस्को एंजाइम किस में पाया जाता है? रूबिस्को एंजाइम सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है दोस्त, याद रखिएगा। यह प्लांट के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण की दर को कंट्रोल करने के लिए जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। तो रूबिस्को एंजाइम कहां पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। 56, निम्न में से कौन सा ठोस उत्प्रेरक डीजल का हाइड्रो, है ना, डीसल्फराइजेशन में प्रयुक्त होता है? देखो डीजल को क्लीन करने के लिए यूज में लाया जाता है, तो किसका यूज करते हैं इसके लिए बड़े पैमाने पर? तो दोस्त याद रखिएगा, निकल का यूज नहीं किया जा सकता, प्लेटिनम का यूज नहीं करते, वेनेडियम का, ठीक है। MOS2 प्रमोट विथ कोबाल्ट और निकल का यूज करते हैं, है ना। ये इतनी चीजें इन्होंने जैसे ही लिखी ना वो कंफ्यूज कर गई। कोबाल्ट और निकल का यूज करते हैं मेनली, किसका करते हैं? कोबाल्ट और निकल का। ये कोबाल्ट और निकल ही क्या करते हैं? उस डीजल को क्या कर देते हैं दोस्त, याद रखना, हाइड्रो, है ना, डीसल्फराइजेशन करते हैं। ये MOS2 जो दिख रहा है ना, इसको प्रमोट करके इसको हटाने का काम करते हैं। चलो नेक्स्ट, प्रोटीज एंजाइम में पीएच का इष्टतम। भाई ये प्रोटीज एंजाइम, अगर आपको थोड़ा सा आपने अमाशय को अच्छे से पढ़ा हो, किसको पढ़ा हो? अमाशय को, स्टमक को, तो आपने एक चीज को ऑब्जर्व किया होगा, नोटिस किया होगा। अमाशय के अंदर एक पेप्सिन एंजाइम होता है, ठीक है, जो अमाशय के अंदर होता है। एक एंजाइम आपका और कौन सा होता है दोस्त प्रोटीन के पाचन में? ट्रिप्सिन होता है। और एक एंजाइम कौन सा होता है? इरेप्सिन होता है। अब इरेप्सिन और ट्रिप्सिन जो होते हैं ये छोटी आंत तक पहुंचते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत में भोजन के लिए जो पीएच चलता है वो पीएच मान 8 चलता है। और अमाशय के अंदर HCl होता है और वहां का पीएच मान 1.5 से 2.5 होता है, ठीक है। कितना होता है? 1.5 से 2.5। तो पेप्सिन का पीएच मान इनके बीच होगा और दूसरा जो भी दिया हो इनमें से एक दिया होगा, इरेप्सिन और ट्रिप्सिन में से। तो पेप्सिन का पीएच मान 2 और ट्रिप्सिन का पीएच मान 8। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये इस तरह से घुमा घुमा कर आपसे पूछेंगे, इसीलिए मैंने कहा था डाइजेशन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको, पाचन तंत्र। चलो नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बायोकैटालिस्ट स्टार्च को माल्टोज में बदलता है? भाई स्टार्च को माल्टोज में बदलने वाला यहां पर एंजाइम कौन सा होगा, बताइए जल्दी से। कौन सा होगा? बीटा अमाइलेज होगा। कौन सा होगा? बीटा अमाइलेज, अभी थोड़ी देर पहले भी करवाया था। नेक्स्ट, केल्विन चक्र में रूबिस्को एंजाइम का क्या कार्य होता है? भाई प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस को ये कंट्रोल करेगा, लेकिन ये केल्विन साइकिल में पूछ रहे हैं। तो केल्विन साइकिल में ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करना, O2 का उत्सर्जन करना, ग्लूकोजन का संचरण, CO2 को रिड्यूस करता है, रिडक्शन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड का। रूबिस्को एंजाइम का मेन काम होता है ना। कहां पाया जाता है? क्लोरोफिल के अंदर ये एंजाइम पाया जाता है। औद्योगिक उत्पादन में निकल उत्प्रेरक का सर्वाधिक उपयोग कहां किया जाता है? इंडस्ट्रियल लेवल पर हाइड्रोजनीकरण की जो प्रोसेस होती है, डालडा घी, है ना, वनस्पति घी के निर्माण की जो प्रोसेस होती है, उसमें निकल का यूज बड़े पैमाने पर करते हैं।
चलो, द्रव अवस्था में ऑक्सीडेशन में, ये अभी मैंने आपको पढ़ाया था, प्लेटिनम कार्बन उत्प्रेरक का उपयोग कहां पर किया जाता है, बताओ जल्दी से। SO2 को SO3, भाई सल्फर वाले यौगिक में तो नहीं करते, नाइट्रोजन को अमोनिया में नहीं करते, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं करते। एथेनॉल के फॉर्मेशन के लिए, है ना, एसिटाल्डिहाइड में जब बनाएंगे ऑक्सीडेशन करेंगे तो इसके लिए बड़े पैमाने पर हम यहां पर याद रखना प्लेटिनम का और कार्बन का एज अ कैटालिस्ट यूज करते हैं, लिक्विड फेज ऑफ ऑक्सीडेशन बोलते हैं इसको। 63, अमोनिया में ऑक्सीडेशन के लिए जैविक उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग होने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है? अमोनिया को तोड़ने के लिए, जैसे यूरिया होता है ना, यूरिन कुछ समय बाद स्मेल करने लगता है, तो वो क्या होते हैं भाई? नाइट्रोजनी उर्वरक ही तो, नाइट्रोजनी बैक्टीरिया होते हैं जो उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो कौन से होंगे? राइजोबियम नहीं होगा, क्लॉस्ट्रिडियम नहीं होगा, एस्क्रोमाइसिस, ये तो कवक हो गई। ऑप्शन नंबर ए, है ना, नाइट्रो, नाम से स्पष्ट था कि नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देंगे। ताजे मूत्र में दुर्गंध नहीं होती लेकिन कुछ समय बाद स्मेल आती है, तो वो यूरिया को अमोनिया में बदल देता है। निम्न में से कौन सा एंजाइम डीएनए क्लोनिन में डीएनए स्ट्रैंड को जोड़ता है? डीएनए लाइगेज कौन जोड़ता है? लाइगेज, हमने थोड़ी देर पहले भी करा था इसको। नेक्स्ट, एमाइलेज A14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तोड़ने के वाली क्रिया किस प्रकार के उत्प्रेरक से होती है? ये देखो, ऐसे प्रश्न आप थोड़े से इसको गौर से देखोगे वैसे ही बन जाने हैं, कुछ नहीं है इसमें। आप इसको गौर से देखिए, क्या ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऐसा हो सकता है? नहीं। रिडक्शन में हो सकता है? नहीं। अब बचे आपके दो, हाइड्रोलाइसिस और ट्रांसमिनेशन। अब प्रश्न को पढ़ना, एमाइलेज A14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बॉन्ड किस प्रकार के? हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। डीएनए के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो हाइड्रोलाइसिस, डीएनए के अंदर एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन के बीच में कौन से बॉन्ड होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस होगा। एनिमल प्रोटीन पाचन के लिए सिक्रेटेड पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में बदलने वाला HCl, अभी पढ़ाया मैंने, ये HCl की उपस्थिति में ही तो कन्वर्ट होते हैं, ये नहीं होता तो प्रोटीन का पाचन नहीं होता। जैव ऊर्जा उत्पादन में ट्रांस एस्टेज एंजाइम का मुख्य काम क्या होता है? मेन फंक्शन क्या होता है, बताइए। बहुत बढ़िया, एस्टर बॉन्ड को तोड़ना क्या होता है? ब्रेकिंग एस्टर बॉन्ड। चलिए, अभी आपके यहां पर कुछ 5-7 प्रश्न बाकी हैं जो सुबह 11 बजे में करवाऊंगा, क्योंकि अब विनय सर की क्लास है, तो इसके बचे हुए 5-7 प्रश्न अपन कल सुबह 11 बजे भी कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद है बहुत अच्छा लगा होगा आपको ये प्रश्नों को करके। कल इसके आगे के 5-7 प्रश्न और बाकी हैं, वो भी हम कर लेंगे। कितने बाकी हैं मैं देख लेता हूं। हाँ, कुछ है बाकी, ठीक है, 5-7 ही बाकी हैं, वो कल कर लेंगे। थैंक यू।